अच्छा जी, तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करी थी गैस्ट्रिक एडिनोमास या गैस्ट्रिक कार्सिनोमास वगैरह को, जिसके हमने कहा था 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। यानी एक तो हमारे पास पॉलिप्स हैं, दूसरा हमने कहा गैस्ट्रिक एडिनोमा था जो कि एक प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है, और अब आपके पास आ जाती है मैलिग्नेंट कंडीशन। मैलिग्नेंट कंडीशन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा कॉमन है वो है हमारे पास बेटे गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। सो पहले हम लोग जरा गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम बाकी बातें डिस्कस करेंगे। तो गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा के बारे में ये बात याद रखनी है कि ये मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी आपके स्टमक की 90% स्टमक के कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनमें गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा ही रूल आउट करता है। अब यूजुअली ये अर्ली स्टेजेस पे ना डायग्नोज नहीं होता। अर्ली स्टेजेस पे इसलिए डायग्नोज नहीं होता कि पेशेंट को इतने इंटेंस सिम्टम्स ही नहीं होते और वो हमारे पास आता नहीं है। कैंसर प्रोग्रेस करता जब ये एडवांस स्टेजेस में आ जाता है तब पेशेंट आता है, तब डायग्नोज होता है। तो तब फिर एक ऑब्वियस बात है कि ये एक पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होगा, काफी ज्यादा इन्वेट कर चुका होगा, और फिर सर्वाइवल रेट और जो भी आपकी ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजीज हैं वो लिमिट हो जाती हैं। तो इनिशियली वो कहता है इनिशियल सिम्टम्स क्या होते हैं पेशेंट को, इनिशियल सिम्टम्स यही होते हैं कि इसको डिस्पेप्सिया और डिस्फेजिया वगैरह होता है। डिस्पेप्सिया यानी वो अजीब सा एक मुंह के अंदर टेस्ट आता है मिर्चों टाइप का, ठीक है, गले में बचपन में बहुत ज्यादा आता था, या फिर उसको क्या होता है डिस्फेजिया होता है, ठीक है। अब मतलब उसको निगलने में मसला होता है, साथ में उसको वॉमिटिंग भी हो सकती है, लेकिन वो इन चीजों को इतना बॉदर नहीं करता। वो कहता है अच्छा नॉर्मल है, थोड़ा निगलने में मसला हो रहा है, वॉमिट आ रही है, कोई बात नहीं, कोई शायद ऐसे ही कोई खाने पीने का मसला है, मैं अपनी डाइट चेंज करूंगा, तो वो आता नहीं है। फिर बाद में क्या है कि जब कैंसर आपका एडवांस स्टेजेस में जा चुका है तो उन एडवांस स्टेजेस में पेशेंट का एकदम से वेट लॉस स्टार्ट हो जाता है, उसको भूख नहीं लगती, ठीक है, एनोरेक्सिया स्टार्ट हो जाता है, इसकी जो बाउल हैबिट्स हैं वो ऑल्टर हो जाती हैं। बाउल हैबिट के ऑल्टरेशन के साथ वो कहता है कि पेशेंट को बहुत ज्यादा अनीमिया भी होता है, ठीक है, खून की कमी भी, और हेमरेज भी स्टार्ट हो जाता है, ब्लीडिंग भी, खून की उल्टी, नाक से खून। अब ये वो कंप्लेंट्स हैं जिनकी वजह से वो हमारे पास ओपीडी में आता है। जब वो ओपीडी में आता है तो उसको रूल आउट किया जाता है, तो वो एडवांस स्टेज ऑफ गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा में होता है, जो कि एक पुअर फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात उसने की थी एपिडेमियोलॉजी की, तो अगेन मैंने कहा ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, क्योंकि उसने कहा जापान और कुछ कंट्रीज में 20 टाइम रिस्क इसका ज्यादा है, और ये डिपेंड करता है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पे भी, पॉवर्टी पे भी, और बहुत सारी उसके ऊपर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर, एंड बहुत सारी अंडरलाइंग लीजन्स के ऊपर। यानी अगर किसी को पहले से कोई एच पाइलोरी हुआ हुआ है, या गैस्ट्राइटिस की कंप्लेन है, या हार्टबर्न की, या जर्ड है, और उसकी वजह से म्यूकोजल एट्रोपी, या फिर आपके पास वहां पे इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया हुआ है, तो डेवलप हो सकता है। तो एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर इसकी जियोग्राफिक भी हैं, एंड देन इकोनॉमिक स्टेटस भी है, एंड प्रीवियस लीजन या प्रीवियस हिस्ट्री भी है, ठीक है। नेक्स्ट बात आ जाती है इसकी पैथोजेनेसिस की, जो इंपॉर्टेंट है, बस उसको हम समझेंगे, बाकी इसमें मॉर्फोलॉजी भी वैसे इंपॉर्टेंट है। तो पैथोजेनेसिस में बेटे उसने कहा कि आप इसकी पैथोजेनेसिस को ना डिवाइड कर दो 3 पार्ट्स में। कहते हैं पैथोजेनेसिस जो है ये एक हेट्रोजीनियस सा पैथोजेनिक पैटर्न है इसका। इसकी हमने पैथोजेनेसिस में देखा कि कुछ मॉलिक्यूलर ऑल्टरेशंस भी हैं, यानी इसका मतलब है कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस भी इन्वॉल्व हैं, सो हम उनको भी डिस्कस करेंगे। एच पाइलोरी की वजह से भी एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है, सो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। और तीसरी बात कहता है ईप्स्टेन बार वायरस की वजह से भी हो सकता है, सो उसके बारे में भी बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑल्टरेशन है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा, सो पहले हम जरा मॉलिक्यूलर ऑल्टरेशन की बात कर लेते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑल्टरेशन में क्या बताना चाहता है। मॉलिक्यूलर ऑल्टरेशन से पहले बेटे आप एक बात ध्यान में रखो कि ये जो एडिनोकार्सिनोमा है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स हिस्टोलॉजिकल टाइप या इट्स अपीयरेंस, हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हम कहते हैं या तो हमारे पास ये डिफ्यूज है, या फिर ये क्या है, इंटरस्टिशियल है, ठीक है, इंटरस्टिशियल टाइप है या डिफ्यूज है। डिफ्यूज में यह है कि थ्रू आउट उसको इन्वॉल्व कर रहा होता है, डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेटिव सा पैटर्न होता है, जबकि इंटरस्टिशियल में इंटेस्टाइनल दूसरा पैटर्न होता है। इंटेस्टाइनल में ना ये एक डिस्क्रीट सा एक्सोफिटिक सा मैस बना हुआ होता है, ठीक है। तो 2 तरह के इसके मॉर्फोलॉजिकल या अपीयरेंस के ऊपर इसके 2 तरह के पैटर्न्स हैं। अब कहता है कि मॉलिक्यूलर ऑल्टरेशन में हमारे पास एक जो म्यूटेशन थी वो किसके अंदर थी, बहुत ज्यादा हमने देखा कि CDH1 के अंदर म्यूटेशन मिली। CDH1 यूजुअली कोड करता है ई कैथरीन के लिए, और ई कैथरीन रिस्पॉन्सिबल होता है सेल्स को ना आपस में जोड़ने के लिए, ठीक है, उनको बाइंड करके रखता है। तो अगर ई कैथरीन म्यूटेटेड होगा तो ये जो सेल्स टू सेल एडहीजन है ये लॉस हो जाएगी, सेल जो है एक दूसरे की पकड़ में नहीं रहेंगे, और बहुत ज्यादा डिस्पर्स भी हो जाएंगे, और एक्सेसिवली माइटोसिस भी करेंगे, और वो कार्सिनोमा डेवलप कर सकते हैं। ये आपकी जो ई कैथरीन और APC का जो मैं अभी डिस्कस करूंगी, इसका ज्यादा जो पैटर्न है वो आपने जनरल पैथोलॉजी में नियोप्लेजिया में पढ़ा हुआ होगा, आप वहां पे जाके इसको रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। कार्सिनोजेनेसिस के अंदर 5वां या 6ठा पॉइंट है। बहरहाल कहता है CDH1 के अंदर अगर म्यूटेशन है तो ज़ाहिर है ये पैटर्न डिस्टर्ब होगा और हो सकता है। अब CDH1 के अंदर जो म्यूटेशन है ना वो हमने देखा फैमिलीज में रन करती है, इसका मतलब है फेमिलियल गैस्ट्रोकार्सिनोमा रन करता है। बहुत सारी फैमिलीज के अंदर जब हेरिडिटरी तौर के ऊपर हमें वो मिला और हमने उनके अंदर जब फर्दर वो की एग्जामिनेशन वगैरह रूल आउट करने की कोशिश की तो हमें ये मिला CDH1 के अंदर म्यूटेशन है, लेकिन जरूरी नहीं है कि CDH1 की म्यूटेशन फैमिलीज में रन करे। स्पोरेडिक म्यूटेशन भी हो सकती है, यानी
एकदम से आपके पास क्या हुआ, ई कैथरीन के एक्सप्रेशन जो है वो डिक्रीज हो गए और फिर गैस्ट्रिक कार्सिनोमा डेवलप हो गया। इसका मतलब है ईदर फेमिलियर और ईदर स्पोरेडिक, अगर आपकी जो ई कैथरीन है, ई कैथरीन के एक्सप्रेशन रिड्यूस होंगे तो इट कैन लेड टू गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। सो गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा का एक मॉलिक्यूलर पैटर्न क्या है, CDH1 के अंदर म्यूटेशन जो कोड करती है कैथरीन के लिए, और ई कैथरीन का काम है सेल्स को, मॉलिक्यूल्स को जोड़ के रखना। ठीक है बेटे। दूसरी म्यूटेशन उसने कहा एक तो CDH1 में है, दूसरी म्यूटेशन हमने देखी किसके अंदर, फेमिलियल एडिनोमेटोसिस पॉलिप्स में। ठीक है। उसके बाद कहता है इसके अंदर ये हुआ कि ये कोड करती है APC जीन के लिए। ठीक है। और APC जीन भी रिस्पॉन्सिबल होती है कुछ बीटा कैटेनिन मॉलिक्यूल्स, और वही मैं आपको बता रही हूँ ना कि आप नियोप्लेजिया वाले चैप्टर में देख सकते हो, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रेगुलेशन में। अगर ये डिसरेगुलेटेड हो जाए तो नियोप्लेजिया का जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब अगेन इस APC में म्यूटेशन जो है वो फैमिलीज में भी मिली, सो फेमिलियल वाइल भी APC में म्यूटेशन है और एडिनोकार्सिनोमा डेवलप हो सकता है, या फिर स्पोरेडिकली भी हमने देखा बहुत सारी और जीन्स के अंदर म्यूटेशन थी जिसने कार्सिनोमा कॉज कर दिया। और कौन सी, यानी कि वो कहता है कि अगर बीटा कैटेनिन में एकदम से म्यूटेशन आ गई ड्यू टू रेडिएशन एक्सपोजर या ड्यू टू एनी फैक्टर, या इसी तरह हमारे पास जो माइक्रोस्टेलाइट्स हैं उनकी इंस्टेबिलिटी हो गई, इसके अलावा हाइपरमिथाइलेशन हो गई अगर TGF बीटा R2 फैक्टर की, इसी तरह IGF R2 फैक्टर की, P16 की, या फिर आपके पास जो TP53 बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूमर सप्रेसिव जीन है, इनके अंदर अगर स्प्रेडिक म्यूटेशन आई तो दे कैन लेड टू एडिनोकार्सिनोमा। इसका मतलब है इसकी मॉलिक्यूलर बेसिस है ईदर फेमिलियल फैमिलीज में रन करती है या स्पोरेडिक। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि जो CDH1 की म्यूटेशन है वो ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे पास जो इंटेस्टाइनल टाइप है उसके लिए, और जो दूसरी डिफ्यूज टाइप के लिए। ठीक है। सो ये ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल होती है डिफ्यूज टाइप ऑफ एडिनोकार्सिनोमा के लिए, और ये वाली म्यूटेशंस रिस्पॉन्सिबल होती हैं इंटेस्टाइनल टाइप्स के लिए। सो ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है। अच्छा, तो एक मॉलिक्यूलर बेसिस भी आपको समझ आ गई कि मॉलिक्यूलर लेवल पे जीन्स के अंदर म्यूटेशन है तो इट कैन लेड टू एडिनोकार्सिनोमा। दूसरे नंबर पे कहता है दूसरा इसको पैथोजेनेसिस को रिस्पॉन्ड कर सकता है H. पाइलोरी। H. पाइलोरी बेटे किस तरह से करेगा, हमें पता है ये एसिड को ज्यादा करेगा। जब ये एसिड को ज्यादा करेगा तो इनिशियली एक्यूट गैस्ट्राइटिस है, लेकिन सब क्लिनिकल है, पेशेंट को पता नहीं चला तो वो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस हो गया। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के बाद हमने कहा वहां पे इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया होता है। मेटाप्लेजिया में आपको पता है डिस्प्लेजिया स्टार्ट हो जाता है। डिस्प्लेजिया को भी अगर बॉदर नहीं किया जाएगा तो वो अगेन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्सिनोमा में। तो H. पाइलोरी कैन ऑल्सो लेड टू एडिनोकार्सिनोमा। ना सिर्फ H. पाइलोरी बल्कि कहता है कि ईप्स्टेन बार वायरस भी, H. पाइलोरी रिस्पॉन्सिबल होता है 90% एडिनोकार्सिनोमा के लिए। 10% केसेस में हमने देखा ईप्स्टेन बार वायरस का इन्फेक्शन हुआ था और वहां पे एडिनोकार्सिनोमा हो गया। अब ईप्स्टेन बार वायरस ने ऐसा क्या किया, क्या मॉलिक्यूलर ऑल्टरेशन की, क्या वहां पे मसला किया, ये भी नहीं पता, लेकिन ऐसा जरूर है कि ये TP53 को नहीं छेड़ता। ठीक है। इसका मतलब है कोई और अननोन मैकेनिज्म है जो येट अंडर आइडेंटिफाइड है, अभी उसके ऊपर रिसर्चेस चल रही हैं। ठीक है। डिफ्यूज लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेशन करता है और ईप्स्टेन बार वायरस भी वहां पे एडिनोकार्सिनोमा कॉज कर सकता है। तो ये इसकी पैथोजेनेसिस में आपने तीनों फैक्टर्स बताने हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है कि इसकी मॉर्फोलॉजी किस तरह से है। तो अगेन वो कहता है कि मॉर्फोलॉजी के पैटर्न पे हमने इसको क्या किया हुआ है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक हम ये कहते हैं कि हमारे पास इंटेस्टाइनल टाइप है, दूसरी हम कहते हैं डिफ्यूज टाइप है। बट इंटेस्टाइनल को याद रखने के लिए ना मैंने यूं किया हुआ था A, B, C, E और G से याद रखा हुआ था। ए से क्या मुराद है, वो कहता है कि इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, एटिपिकल म्यूसिन लोडेड वैक्यूल्स मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद कहता है अबंडेंट म्यूसिन भी होगा, यानी वैक्यूल्स भी होंगे और अबंडेंट म्यूसिन भी होगा। बी से कहता है ये एक बल्की सा ट्यूमर होता है। ठीक है। बल्की सा ट्यूमर होता है, इसके जो सेल्स होते हैं ना वो कोहेसिव्स होते हैं, यानी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, और एक इस तरह का बल्की सा ट्यूमर बना हुआ होता है जो ग्रो करता है। अब जब ये बाहर की तरफ ग्रो करता है तो कहता है एक्सोफिटिक मैस की फॉर्म में ये है, यानी बाहर निकला हुआ एक मैस है जो ल्यूमन में ग्रो कर रहा है। तो एक्सोफिटिक मैस है और ग्लैंडुलर टाइप है। ठीक है। सो ये इस ट्यूमर की जो इंटेस्टाइनल है उसकी मॉर्फोलॉजी आपने इस तरह से याद रखनी है। आप साथ में डायग्राम्स भी गूगल से भी देख सकते हो, बुक से भी देख सकते हो कि इसमें क्या होता है। एटिपिकल वैक्यूल्स होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा म्यूसिन होगा, बल्की सा ट्यूमर है, कोहेसिव सेल्स हैं, एक्सोफिटिक मैस है जो बाहर ग्रो करता है और ग्लैंडुलर पैटर्न है। ठीक है। डिफ्यूज की अगर बात करेंगे तो डिफ्यूज इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। जाहिर है इसमें हमारे पास जो है वो मैस तो नहीं होता। ठीक है। ये एक डिफ्यूज सा पैटर्न है और ये उसको सारे को इन्वॉल्व कर रहा होगा। ठीक है। सो कहता है इसमें मैस तो बिल्कुल भी नहीं होता। दूसरी बात ये आती है कि इसमें जो कोहेसिव सेल्स हैं वो भी नहीं होते। डिसकोहेसिव से सेल्स हैं वो एक जगह पे नहीं जमा हुए बल्कि वो फैल रहे होते हैं। ठीक है बेटे। उसके बाद कहता है म्यूसिन वाली वैक्यूल्स तो यहाँ पे होती हैं, लेकिन वो म्यूसिन की वैक्यूल्स ना बहुत लार्ज होती हैं। जब वो म्यूसिन की वैक्यूल्स बहुत लार्ज होती हैं तो वो ये करती हैं कि जो न्यूक्लियस है ना उसको पेरिफेरी में पुश कर देती हैं। जब न्यूक्लियस पेरिफेरी में पुश हो जाता है तो ये हमारे पास एक सिग्नेट रिंग अपीयरेंस आती है, और ये आपसे MCQ में पूछते हैं
कि एक पेशेंट था और वो आ रहा था डिस्पेप्सिया वेट लॉस के साथ, और अपॉन एग्जामिनेशन हमने हिस्टोलॉजिकल स्लाइड ले ली, बायोप्सी ले ली, और बायोप्सी के पास ना सिंगल रिंग पैटर्न जो है वो हमारे पास आ गया, ठीक है, सिंगल रिंग पैटर्न। तब आप ये बताएं कि इस पैटर्न का क्या मतलब है, इसको कौन सा कार्सिनोमा, ये कौन सी टाइप है, तो वो इंटेस्टाइनल टाइप है और वो भी गैस्ट्रिक एडिनो कार्सिनोमा है, ठीक है बेटे। अच्छा, उसके बाद कहता है कि एक बात आपने ये भी याद रखनी है, क्योंकि ये मैस नहीं होता और ये क्या करता है पूरे स्टमक की वॉल को ना बहुत ज्यादा थिन सा और रिजिड सा कर देता है। जब वो बहुत थिन रिजिड सी होती है ना, तो आपको पता है पहले जमानों में पानी भरने के लिए ना लेदर के ना बैग्स होते थे, वो यूज होते थे, तो उस लेदर बैग की तरह ना ये रिजिड सा थिन सा हो जाता है। तो इसको हम उस टाइम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं लाइनाइटिस प्लास्टिको, या फिर दूसरे लफ्जों में हम इसको लेदर बैग भी कहते हैं। तो ये एमसीक्यू, ये दोनों एमसीक्यू मस्ट आपसे पूछते हैं कि जी पेशेंट था एंड ये था हिस्टोलॉजी पे हमने जब स्टमक को एग्जामिन किया तो हमें वो किस तरह से नजर आया, थिक रिजिड वॉल्स थी और लेदर बॉटल को वो रिजम्बल कर रहा था, लेदर बॉटल या बैग जैसा वो लग रहा था, या लाइनाइटिस प्लास्टिको था। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है वो इंटेस्टाइनल टाइप की बात हो रही है और गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा की बात हो रही है। आपको पता है ये जे शेप होता है ना, और अगर ये बहुत ज्यादा थिन और रिजिड सा हो जाएगा तो ये बीच में यूं एक प्लास्टिक को सा ना बैग सा बन जाता है। बुक में शायद डायग्राम है भी, मैं भी देखती हूँ एंड पे, ठीक है। तो बस ये बातें आपने इन दोनों की मॉर्फोलॉजी में बतानी है। इसकी आप एबीसी से याद रख सकते हो और इसको उसी में अपोज कर दो। डिस्कोहेसिव है, इनफिल्ट्रेटिव है, डिफ्यूज टाइप है और थिकंड हुआ होगा और वैक्यूल्स बड़ी हैं और वैक्यूल साइड पे हो जाएंगी तो सिग्नेट रिंग अपीयरेंस आ जाएगी और साथ ही लेदर बैग जैसा होगा, ठीक है बेटे। अब आती है इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकली हम पेशेंट किस तरह से आता है हमारे पास, कहता है जो इंटेस्टाइनल टाइप का पेशेंट होगा ना, उस इंटेस्टाइनल टाइप में कोई प्रीवियस लीजन मौजूद है, यानी वो खुद आपको बताएगा जी पहले मुझे गैस्ट्राइटिस होता था या मुझे अल्सर होते थे, यानी प्रीवियस लीजन की जो हिस्ट्री है वो मौजूद होगी। हाई रिस्क एरियाज में ये डेवलप होता है। उसके बाद दूसरी बात ये है हाई रिस्क एरियाज में, ठीक है, यानी जो बहुत ही पॉवर्टी एंड गंदे एरियाज है वहां पे। दूसरी बात यह है कि इसमें जो मेल टू फीमेल रेशो होती है वो 2:1 होती है, ये बात भी आपने याद रखनी है। जबकि अगर हम इसको डिफ्यूज के साथ कंपेयर कर लें तो कहता है डिफ्यूज जो है इसमें प्रीवियस कोई लीजन का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये एकदम से भी राइज हो सकता है, ठीक है। ये ऑल एरियाज में यूनिफॉर्मली होता है, किसी हाई रिस्क और लो रिस्क में ऊपर नीचे नहीं होता। एंड देन कहता है मेल टू फीमेल रेशो भी इसमें इक्वल है, सो रेशो वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे नहीं है। अब डायग्नोसिस तो जाहिर है हम लोगों ने पेशेंट की हिस्ट्री के ऊपर एंड देन बायोप्सी एंड हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स के ऊपर ही करनी है। बात आती है प्रोग्नोस्टिक फैक्टर की, क्या ये ट्रीट हो जाएगा या नहीं होगा। तो प्रोग्नोसिस बेटे डिपेंड करती है इन्वेजन के ऊपर कि ट्यूमर कितना इन्वेड कर चुका है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा या एडजेसेंट टिश्यूज में जा चुका है कि नहीं, स्टमक, ड्यूडेनम, ऊपर इसोफेगस को इन्वॉल्व कर चुका है या नहीं, ठीक है। दूसरी बात है नोडल इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, और अगर नोडल इन्वॉल्वमेंट है तो आपके जो करीब वाले लिम्फ नोड है वो इन्वॉल्व है या डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो चुकी है। तो इसकी प्रोग्नोसिस डिपेंड करती है इन्वेजन, नोडल इन्वॉल्वमेंट और मेटास्टेसिस पे। ट्रीटमेंट आपके पास प्लान यही है कि या तो आप सर्जरी कर दें या सर्जरी के बाद आप लोग क्या भी कर सकते हो, कीमोथेरेपी भी कर सकते हो, ठीक है। सो ये गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा की बात है। दूसरी उन्होंने लिम्फोमा में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा नोडल है, कहीं पे भी हो सकता है, जीआईटी में भी काफी कॉमन है, प्राइमरी सेकेंडरी एक्सेसिव बी सेल प्रोलिफरेशन की वजह से होता है, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब थर्ड जो 2 ट्यूमर्स हमारे पास रह गए हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ, न्यूरो एंडोक्राइन एंड देन स्ट्रोमल, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है, वो भी इसकी टाइप्स और इनके दरमियान डिफ्रेंसिएशन आपको बहुत अच्छा आना चाहिए। ये 2 MCQs आते हैं, ठीक है।